हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। सो फर्स्ट टॉपिक वी हैव इज व्हाट इज अ एमएनसी। एक एमएनसी क्या है? एक एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी होती है। ये वो कंपनी होती है जो अपना प्रोडक्शन एक से ज़्यादा कंट्री में ऑपरेट करती है। ये अपनी कंपनी उस एरिया में सेटअप करती है जहाँ पे इनको लेबर्स चीप में अवेलेबल हो और जो भी रॉ मटेरियल्स हो वो इजीली अवेलेबल हो। ठीक है, इनका मेन मोटिव इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होना चाहिए और प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के कंपैरिजन में ज़्यादा होना चाहिए। इनका आइडियल सेटअप देखो, एक एमएनसी 3 चीज़ हमेशा ध्यान में रख के अपना सेटअप करेगी। पहला तो उनका सेटअप मार्केट्स के करीब होगा। अगर मार्केट्स के करीब होगा तभी वो अपना प्रोडक्ट मार्केट्स में बेच सकते हैं। स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर लो कॉस्ट में अवेलेबल हो। अगर स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर इनको लो कॉस्ट में अवेलेबल हो तो इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट लुक आफ्टर देयर इंटरेस्ट। गवर्नमेंट पॉलिसीज इनके काम में कुछ भी अडाप्ट नहीं करे, इसीलिए गवर्नमेंट पॉलिसीज को ये पहले देखते हैं। उसके बाद आता है इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन। इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन को पढ़ने से पहले हम एक टॉपिक पे हम फोकस करेंगे जो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखो, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब एक कंपनी मनी स्पेंड करती है एसेट्स खरीदने के लिए। कौन से एसेट्स? लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स और अदर इक्विपमेंट्स बिजनेस के लिए। तो अगर मनी इन सब चीज़ों पे स्पेंड करेगी तो उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। यही इन्वेस्टमेंट अगर एक एमएनसी करेगी तो हम उसको क्या बोलेंगे? फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे जॉइंट प्रोडक्शन। जॉइंट प्रोडक्शन इज नथिंग बट अगर एक एमएनसी लोकल कंपनीज के साथ मिलके प्रोडक्शन सेटअप करती है तो उसको जॉइंट प्रोडक्शन बोलते हैं। हम इसको आसान भाषा में बोल सकते हैं पार्टनरशिप बिटवीन एमएनसी एंड अ लोकल कंपनी। ठीक है, अब इस पार्टनरशिप से 2 बेनिफिट्स हैं। एक क्या है? उस लोकल कंपनी के लिए एमएनसी एडिशनल इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, दूसरा बेनिफिट है उस लोकल कंपनी के लिए न्यू टेक्नोलॉजीज आना। ठीक है, स्मॉल कंपनीज के पास पैसे नहीं होते हैं टेक्नोलॉजीज लाने के लिए। अगर वो एमएनसी के साथ कोलैबोरेट करेगी तो टेक्नोलॉजीज लाना उनके लिए बहुत इजी हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज 2 ways टू कंट्रोलिंग प्रोडक्शन। 2 वेज में एमएनसी अपना प्रोडक्शन कंट्रोल करती है। पहले एमएनसी क्या करेगी? एक लोकल कंपनी को खरीद लेगी। एक लोकल कंपनी को खरीदने के बाद अपना प्रोडक्शन एक्सपैंड करेगी। ठीक है, इससे 2 फायदे होते हैं एमएनसी को। पहले तो उनको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उस कंपनी के पास ऑलरेडी कुछ एसेट्स अवेलेबल होंगे जिससे वो काम चला सकती है। दूसरा, उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा। राइट, यही तो उनका मोटिव है। सेकेंड में क्या होता है? एमएनसीज लार्ज ऑर्डर्स प्लेस करते हैं प्रोडक्ट्स बनाने के लिए स्मॉल प्रोड्यूसर्स के पास। ठीक है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स हमेशा कम चार्जेस करते हैं प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स होता है वो एमएनसी बेचती है अपने ब्रांड के नाम पर। ठीक है, इससे भी क्या फायदा होता है? स्मॉल प्रोड्यूसर्स को भी उनका वेजेस मिल जाता है और एमएनसी को भी अपना प्रोडक्शन चीप वे में निपटा लेती है। ठीक है, एक चीज ध्यान में रखना होता है, प्राइस, क्वालिटी एंड लेबर कंडीशंस इन प्रोड्यूसर्स के लिए एक एमएनसी डिसाइड करती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। ठीक है, फॉरेन ट्रेड इज नथिंग बट जब भी हम कोई प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे देश में या इंपोर्ट करते हैं दूसरे देश से हमारे देश में, तब हम फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, फॉरेन ट्रेड से क्या बेनिफिट है? देखो, अगर फॉरेन ट्रेड होती है तो हमारे कंट्रीज के जो प्रोड्यूसर्स है वो एक इंटरनेशनल लेवल में कम्पीट करेगी। ठीक है, फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर्स टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट्स। ओके, ये लोकल प्रोड्यूसर्स को हेल्प करती है दूसरे कंट्रीज के प्रोड्यूसर्स के साथ कम्पीट करने का। इससे वो अपना मार्केट स्किल्स भी इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल क्या है? चाइनीज टॉयज कमिंग इनटू इंडिया। ठीक है, तो अब इंडियन मार्केटर्स क्या करेंगे? अपनी टॉयज की क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे कंपैरिजन टू चाइनीज टॉयज। ठीक है, बाय ट्रेड goods travel from one country to another, choice of goods rises,
Price of similar goods tend to become equal and the producers of different countries compete with each other. ठीक है, इससे हमें क्या समझने को मिल रहा है? गुड्स क्या करते हैं? एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रैवल करते हैं. ठीक है, ट्रैवल करेंगे तो उनकी कंट्री का भी गुड्स का एक चॉइस रहेगा, दूसरे कंट्री का भी गुड का एक चॉइस रहेगा. अब इन दोनों का प्राइस तो सिमिलर है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कंपीट करेंगे. ठीक है. Another topic we have is globalization. बहुत ही important topic है दोस्तों. ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग पहले हम समझते हैं. ठीक है, ग्लोबलाइजेशन होता क्या है? ग्लोबलाइजेशन रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज होती है. ठीक है, मेनी कंट्रीज इंटरकनेक्ट बिटवीन देमसेल्फ टू ट्रेड. ओके, आसान भाषा में इसी को हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं. ठीक है, ये वो रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन होती है कंट्रीज के बीच जिससे वो ट्रेड कर सकते हैं, अपना मार्केट लिंक बढ़ा सकते हैं. इसी को ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं. ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में एमएनसी एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है. ओके, बिकॉज एमएनसी तो ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स करती है और greater foreign investment and greater foreign trade result in greater integration of production and markets across countries. इसी को हम ग्लोबलाइजेशन बोलती है. अगर एक कंट्री में ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है, ज़्यादा फॉरेन ट्रेड हो रही है, तो उस कंट्री में ग्लोबलाइजेशन के चांसेस भी ज़्यादा है. ठीक है, एंड देन वी हैव फैक्टर्स एनेबलिंग ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन को कौन से फैक्टर्स एनेबल करती है? ठीक है, पहले है इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी. देखो, अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है. ठीक है, इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी. पहले तो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना पड़ता था चल के, या तो फिर बाय द हेल्प ऑफ सिल्क रूट. ठीक है, सी रूट, इसके मदद से करना पड़ता था और बहुत लंबा प्रोसेस होता था और इससे करने में कई लोग डर भी जाते थे. बट अभी ऐसा नहीं है, अभी बहुत सारे सर्विसेज अवेलेबल है हमारे पास. सो इस इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी के वजह से एक फैक्टर है कि ग्लोबलाइजेशन आ रहा है दूसरे कंट्रीज में. The improvement in transportation technology has made faster delivery of goods across long distance at lower cost. बहुत ही कम कॉस्ट में डिलीवरी हो जाती है गुड्स की. Improvement in IT sectors. Improved telecommunication facilities make easy access to connect people all around the world. अभी मेरे को दूसरे कंट्रीज में ट्रैवल करके मीटिंग्स करने की ज़रूरत नहीं है. मैं आसानी से यहाँ पे बैठे बैठे मैं कनेक्ट कर सकती हूँ लोगों के साथ थ्रू इंटरनेट. ठीक है, इम्प्रोवाइज्ड इंटरनेट कनेक्शंस. इंटरनेट कनेक्शन इज मस्ट टू सेंड ईमेल्स एंड टू कैरी आउट मेनी प्रोफेशनल कोर्सेज. ओके, ये तो बहुत सिंपल है, हम सबको पता है, हम सब अपने काम इंटरनेट से ही करते हैं. लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. ओके, ट्रेड बैरियर. ट्रेड बैरियर क्या होता है? ट्रेड रिस्ट्रिक्शन को ही हम ट्रेड बैरियर बोलते हैं. ठीक है, द इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस हैड पुट बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन गवर्नमेंट ने क्या सोचा? फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे बैरियर लगा देते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, ताकि कोई भी फॉरेन कंट्री अपने कंट्री में आके ट्रेड ना करे. ठीक है, एक किस लिए किया गया था? इंडियन प्रोड्यूसर्स को फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए किया गया था, क्योंकि उसी समय तो इंडस्ट्रीज आ रहे थे. अगर उसी समय फॉरेन ट्रेड अलाउ करते तो वो इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो पाती. और फिर आता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. ठीक है, एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई 1991 में उन फॉरेन प्रोड्यूसर्स के साथ compete करने के लिए. हमारे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि चलो अब फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आने देते हैं हमारे कंट्री में और इन ट्रेड बैरियर्स को हटा देते हैं. ठीक है, अब इससे क्या हुआ? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड बहुत ही रैपिड तरीके से होने लगी. ठीक है, सेटअप ऑफ फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेस ऑफ फॉरेन कंपनीज भी देखने को मिला हमें उस समय. ठीक है, लिबरलाइजेशन क्या होता है? लिबरलाइजेशन इज नथिंग बट रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट. लिबरलाइज करना, एक ट्रेड को लिबरलाइज करना. ठीक है, ट्रेड को फ्री करना. ओके, दूसरा है हमारे पास वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका एम होता है कि हर एक कंट्री अपने ट्रेड को लिबरलाइज करे. ठीक है, इट एम्स टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड, एस्टैब्लिशेस रूल्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंश्योर्स दैट दीज रूल्स आर फॉलोड. तो ये ऑर्गेनाइजेशन रूल्स बनाती है इंटरनेशनल ट्रेड के रिगार्डिंग और इंश्योर भी करती है कि ये रूल्स फॉलो हो सके. ठीक है, 160 कंट्रीज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं. नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है.
ठीक है, ग्लोबलाइजेशन से हमारे इंडिया में क्या इम्पैक्ट हुआ? देखो, पहले MNCs ने अपने इन्वेस्टमेंट इंडिया में इंक्रीज करा है ओवर द पास्ट 20 ईयर्स। इसका मतलब क्या है? इन्वेस्टिंग इन इंडिया हैज़ बीन बेनिफिशियल टू देम। अब MNC हमारे कंट्री में इन्वेस्ट कर रही है तो लोकल कंपनीज के लिए तो फ़ायदा है ना, रॉ मटेरियल सप्लाई करने में तो फ़ायदा है ना उनको, तो उनके पास बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आ चुकी है रॉ मटेरियल सप्लाई करते करते। अनदर थिंग, सेवरल ऑफ द टॉप इंडियन कंपनीज हैव बीन एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज्ड कंपटीशन। इस कंपटीशन से जो टॉप इंडियन कंपनीज है हमारे कंट्री में उनको बेनिफिट हुआ है, बिकॉज उन दे हैव सीन इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी। ठीक है, वो न्यूअर प्रोडक्शन मेथड देख के सीख के अपनी कंट्री में अप्लाई करके अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन हैज enabled some of the large companies India to emerge as a multinational themselves। ठीक है, जो टॉप कंपनीज है हमारे इंडिया में वो अपने आप को एक MNC या emerge कर चुके हैं। ठीक है, क्रिएशन ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज पर्टिकुलरली इन दी IT सेक्टर। ठीक है, अब MNC का इतना वास्ट काम है तो IT सेक्टर तो चाहिए ही होगा ना, तो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज आई हमारी कंट्री में। एंड देन द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर, फेयर ग्लोबलाइजेशन। देखो, ग्लोबलाइजेशन आने से बहुत सारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स को तकलीफ हुई है। ठीक है, राइजिंग कंपटीशन से बहुत सारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स को तकलीफ हुई है, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हर एक के पास उतना इन्वेस्टमेंट हो, हर एक के पास उतना टेक्नोलॉजी हो, अपनी जो प्रोडक्शन है ना वो एक्सपैंड कर सके। जिसके पास टेक्नोलॉजी है वो तो एक्सपैंड कर लेंगे, बट जिसके पास नहीं है वो पीछे रह जाएंगे। सो इस ग्लोबलाइजेशन के वजह से बहुत सारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स सफ़र कर चुके। ठीक है, तो अभी जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या डिमांड कर रहे हैं कि फेयर ग्लोबलाइजेशन हो। फेयर ग्लोबलाइजेशन से क्या होगा, सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी आएगी आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो क्या स्टेप्स है कि हम इंश्योर कर सकते हैं फेयर ग्लोबलाइजेशन बना रहे ये कंट्री में? देखो, पहले ये है, गवर्नमेंट पॉलिसीज मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट नॉट ओनली ऑफ द रिच एंड द पावरफुल बट ऑल द पीपल इन द कंट्री। गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए कि वो हर एक को बेनिफिट दे, ना कि सिर्फ रिच और डेवलप्ड पर्सन और डेवलप्ड कंपनी को। ठीक है, government can align with other developing countries with similar interests to fight against the domination of developed countries in the WTO। अब WTO जो रूल्स लाती है, इससे ये तो नहीं है कि हर टाइम बेनिफिट होगा, तो जिस टाइम हमारे कंट्री को बेनिफिट नहीं दिखती है या स्मॉल प्रोड्यूसर्स के लिए वो अच्छा नहीं है, एक अनफेयर ग्लोबलाइजेशन क्रिएट करती है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, दूसरे कंट्रीज के साथ मिलके WTO के उन रूल्स के साथ लड़ सकती है। ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है दोस्तों। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बेल आइकॉन क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।